गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजयता लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम ME303 सब्जेक्ट का स्टीम नोजल्स के न्यूमेरिकल देखेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में हमने स्टीम नोजल के बारे में पढ़ा था। आज हम फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको इस नोज़ल के न्यूमेरिकल्स करने के लिए स्टीम टेबल और मोलर चार्ट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं 1, जिसमें लिखा है कि स्टीम नोज़ल के इनलेट पे दाब T1 आपको दिया हुआ है 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर T1 भी गिवन है 225 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। स्टीम की कंडीशन दे रखी है, सुपर हीटेड स्टीम है इनलेट पे। एक्सपांशन का लॉ दे रखा है PV 1.3 बराबर कांस्टेंट। यहाँ पे 1.3 क्या है, एन का मान है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। एग्जिट पर दाब मतलब P3 आपको दिया हुआ है 0.32 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निर्गम का व्यास आपको दिया हुआ है D3 का मान 25 mm। चॉक फ्लो हो तो आपको ज्ञात करना है निर्गम पर वेग C3 का मान ज्ञात करना है। मास फ्लो रेट M का मान ज्ञात करना है। कंठ का व्यास थ्रॉट पर डायमीटर मतलब D2 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक मोलर चार्ट की सहायता लेंगे, जो कि इस प्रकार से नज़र आता है। एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में एक ये ग्राफ होता है। डिफरेंट पॉइंट्स पे एंथैल्पीज़ की वैल्यू दी है, एंट्रोपीज़ की वैल्यू दी है, और बीच में ये बहुत सारी रेखाएं आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें कि कुछ रेखाएं कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं, कांस्टेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइंस हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस हैं। ठीक है, तो आपको इन लाइंस, इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो हम जैसे कि पहले बिंदु पे आपको वैल्यू दे रखी है, P1 दाब दे रखा है एंट्रेंस पे। तो आप मोलर चार्ट में सबसे पहले पहला बिंदु मार्क करेंगे पेंसिल की सहायता से। तो वो कैसे करेंगे, तो आपको दे रखा है P1 का मान दे रखा है और T1 का मान दे रखा है। तो P1 का मान कितना है 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 10 बार के 10 बार। तो 10 बार की जो लाइन है प्रेशर लाइन, उस पर आप देखेंगे वह 10 बार की प्रेशर लाइन जहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलेगी, वह बिंदु 1 होगा। उसे हम मार्क कर लेंगे मोलर चार्ट पे। इसके बाद आपको सेकंड पॉइंट मार्क करना है। अब इसमें जैसे कि दे रखा है कि एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है। तो आप पेंसिल की सहायता से सीधे एक लाइन, वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे एक बिंदु 1 से। अब आपको दूसरा बिंदु मार्क करना है, तो वो कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन में पहले आप P1 का मान दे रखा है, आपको T1 का मान दे रखा है, तो आप सबसे पहले निकालेंगे P2 का मान, है ना, थ्रॉट पे दाब। तो उसके लिए आप ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P2 अपॉन P1 बराबर 2n+1 की पावर n अपॉन n-1। यहाँ पे n हमें गिवन है, क्या वैल्यू है क्वेश्चन में 1.3, और P1 का मान भी गिवन है। तो आप इस तरह से P2 का मान निकाल लेंगे, जो कि आएगा 0.546 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप, ये जो फर्स्ट से आप वर्टिकल नीचे की तरफ खींची है, वहाँ इस दाब P2 दाब की लाइन पर जहाँ टच करेगी मिलेगी, वह बिंदु P मार्क कर देंगे आप। अब आपको तीसरा बिंदु मार्क करना है ग्राफ के ऊपर। तो उसके लिए आप स्ट्रेट लाइन वापस और आगे नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। वो कहाँ तक बढ़ाएंगे, जहाँ तक कि आपको निर्गम का दाब P3 दाब ना मिल जाए। P3 क्वेश्चन में गिवन है 0.32 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसका मतलब है 3.26 बार। तो आप ये 3.26 की प्रेशर जो लाइन है, वो लाइन टकराएगी, मिलेगी जहाँ जो आपकी स्ट्रेट लाइन आप नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो वो बिंदु 3 होगा।
तो इस प्रकार से आपने ये पूरा प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मोलर चार्ट पे दर्शा दिया। अब यहाँ पे आप जो है प्रॉपर्टीज़ को रीड कर सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि एच डायग्राम पे H1 का मान आप यहाँ से पढ़ लेंगे मोलर चार्ट में से, जो कि यहाँ पे लिखा आया है 2890 किलो जूल पर kg। इसी तरह से H2 और H3 का मान भी आपने देख लिया। T2 का टेम्परेचर, जो टेम्परेचर लाइंस भी मोलर चार्ट में होती है, वहाँ से आप देख लेंगे कितना आएगा। तो ये आएगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड। X3 मतलब जो स्टीम की ड्राइनेस फ्रैक्शन है एग्जिट पर, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं मोलर चार्ट की सहायता से, 0.97। तो आपको जैसे ये वैल्यू पता लग गई तो नोज़ल में टोटल कितनी एंथैल्पी ड्रॉप हुआ आप याद कर सकते हैं, H1 माइनस H3। तो H1 माइनस H3 से आपके पास आ गई टोटल एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टीम नोज़ल। तो आपको क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निर्गम पर वेग कितना होगा, मतलब C3 का मान कितना होगा। तो C3 का मान फॉर्मूला जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है 44.72 अंडर रूट एंथैल्पी ड्रॉप, टोटल एंथैल्पी ड्रॉप H1 माइनस H3। तो यहाँ पे ये एंथैल्पी ड्रॉप की वैल्यू रख के हमने C3 ज्ञात कर लिया। अब हमें V3 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, प्रवाह दर। तो प्रवाह दर का फॉर्मूला कंटिन्यूटी इक्वेशन से होता है C3A3 अपॉन V3। यहाँ पे A क्या है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आउटलेट पे, और V3 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब एग्जिट पे स्टीम, जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट में, सैचुरेशन लाइन के नीचे ये तीसरा बिंदु जा रहा है, मतलब सैचुरेशन लाइन के नीचे की तरफ जो भी रीजन है वो वेट रीजन कहलाता है। इसके नीचे जो भी स्टीम होगी, जिस भी बिंदु है, वह आर्द्र भाप होगी, वेट स्टीम, जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम होगा। और यदि स्टीम का बिंदु सैचुरेशन लाइन पे है तो वहाँ पे स्टीम हमेशा ड्राई होगी, जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होगा। और इस सैचुरेशन लाइन के ऊपर की तरफ जो भी रीजन है वह कहलाता है सुपर हीटेड रीजन। स्टीम जो है वो सुपर हीटेड होगी तो इस रीजन में आती है। तो जो तीसरा बिंदु जैसे आप देख सकते हैं सैचुरेशन लाइन के नीचे के रीजन में, मतलब ये वेट स्टीम है। तो वेट स्टीम के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, V3 बराबर X3 VG3। अभी X3 क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन, VG3 क्या है, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, जो कि आप स्टीम टेबल से पढ़ेंगे। स्टीम टेबल से आप P3 दाब के ऊपर VG3 का मान रीड कर सकते हैं। तो वैल्यू हमने यहाँ से स्टीम टेबल से ली है, तो इससे फॉर्मूले से हम V3 का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये वैल्यू जो है C3 और V3 की आपने प्रवाह दर निकालने के लिए यूज़ करी, और इस तरह से प्रवाह दर हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कंठ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन के कारण कंठ पे भी मास फ्लो रेट सेम होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं M बराबर C2A2 अपॉन V2। तो A2 का मान हम जो है इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, A2 बराबर MV2 अपॉन C2। C2 के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे हम कन्वर्जन पार्ट में, जो एंथैल्पी ड्रॉप है H1 माइनस H2। तो यहाँ से आप C2 ज्ञात कर लेंगे। अब हमें इस A2 ज्ञात करने के लिए C2 हमने निकाल लिया, V2 की आवश्यकता है। तो थ्रोट पे स्टीम ड्राई है, तो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है Vg2 मल्टीप्लाई बाय TS2 अपॉन Tg2। अब TS2 Tg2 ये आप स्टीम टेबल से पढ़ेंगे। P2 दाब के ऊपर जो सारणी है, P2 दाब के सामने की तरफ जो टेबल दे रखी है, उसमें आपको TS2 और Tg2 का मान दिया हुआ होगा, है ना, वहाँ से आप ये निकाल लेंगे। तो यहाँ पे Tg2 का मान है 155.22 डिग्री स्टीम टेबल से हमने देखी है। इसी तरह से Vg2, तो V2 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो TS2 टेम्परेचर है, जो कि आपको हमने इसमें निकाला था मोलर चार्ट की सहायता से, T2 टेम्परेचर 160 डिग्री। अब यहाँ पे +273 डिग्री क्यों करा है,
ये हमने इसको सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए करा है SI यूनिट में। तो हमने ये V2 का वैल्यू निकाली मीटर के ऊपर kg में, और उसको वैल्यू को पुट करा हमने A2 का फॉर्मूला A2 वैल्यू निकालने के लिए। अब जैसे ही हमें थ्रॉट का क्षेत्रफल पता लग गया, हम उसका व्यास ज्ञात कर सकते हैं π/4d² के फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एरिया से व्यास हमने ज्ञात कर दिया। थ्रॉट पे व्यास होगा 23.50 mm। अब ये तो हमने जो क्वेश्चन देखा है, इसमें घर्षण को नगण्य माना है। ये माना है कि जो एक्सपांशन हुआ है नोजल में वह आइसेंट्रोपिकली हुआ है ना, किसी प्रकार की कोई घर्षण हानि नहीं हुई है। लेकिन अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें घर्षण हानि को भी हमने इन्वॉल्व करा है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें कि एक वही अब कन्वर्जन डाइवर्जन टाइप का नोजल है। उससे मास फ्लो रेट आपको m गिवन है, P1 दाब 21 बार दे रखा है, x1 का मान 0.98 है, निर्गम दाब P3 का मान 0.7 बार दे रखा है, और घर्षण हानि को मानते हुए जो नोजल की दक्षता है वो घट के कितनी होगी 82% दे रखी है। निकालना है हमें कंठ और निर्गम पर क्षेत्रफल, A2 और A3 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो है इसमें n का मान ज्ञात करेंगे। n नहीं दे रखा है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, तो उसके लिए हम ये जूनर्स इक्वेशन काम में लेंगे। इस जूनर्स इक्वेशन में x जो है वो ड्राइवनेस फ्रैक्शन है स्टीम का 0.98 जो कि दिया हुआ है, उससे हम n का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम P2 का मान ज्ञात करेंगे क्रिटिकल प्रेशर रेशियो से। तो P2 का मान n का वैल्यू रख के P1 की वैल्यू रख के हम P2 ज्ञात कर लेंगे। ये आएगा 12.13 बार। अब हम मोलर चार्ट के अंदर पहला बिंदु जो है मार्क करेंगे पेंसिल की सहायता से। P1 हमको गिवन है और x1 भी दिया हुआ है, इसकी सहायता से हमें पहला बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अब हमें दूसरा बिंदु ज्ञात करना है। दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें x2 का मान दे रखा है। ये वैल्यू जो है जो सेकंड पॉइंट है वो भी आप पॉइंट मार्क कर देंगे, स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे। और जो लास्ट के लिए हमको जो थर्ड पॉइंट है 3 पॉइंट, वह हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें एग्जिट पे प्रेशर दिया हुआ है P3 0.7 बार। तो ये P3 का जो वैल्यू है, जो बार की वैल्यू है वो जहाँ पे दे रखी दाब की, वो लाइन टच करेगी, हम जो लाइन खींच रहे हैं स्केल से, तो वो 3 हम मार्क करेंगे उसको। तो अब इस ग्राफ की सहायता से हम एंथैल्पी की वैल्यूज़ रीड कर लेंगे, H1, H2 और H3। ठीक है। अब भाप सारणी की सहायता से हम Vg2, Vg3, V3 का मान ज्ञात कर लेंगे। अब C2 के लिए एंथैल्पी ड्रॉप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम C2 का मान निकालेंगे। और जैसे ही हमें C2 का मान ज्ञात हुआ, हम ये मास फ्लो रेट के फॉर्मूले से A2 का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमें इसमें घर्षण को भी इन्वॉल्व करना है। तो ये जो प्रोसेस है थ्रॉट के बाद डाइवर्जेंट पार्ट में, वह घर्षण के कारण से स्टीम जो है वो रीहीट हो जाती है, और वह प्रोसेस आइसेंट्रोपिक ना होके और एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा, एक्चुअल प्रोसेस 2 से 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 से लेकर 3 तो ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, आदर्श प्रोसेस। लेकिन घर्षण के कारण ये प्रोसेस एक्चुअली कैसा हुआ 1, 2 से लेकर 3 तक। तो हम यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो कैसे मार्क करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले H1 माइनस H3 याद करेंगे माइनस करके। अब नोजल की दक्षता आपको गिवन है 82%। तो नोजल की दक्षता क्या होती है, एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल अपॉन आइडियल एंथैल्पी आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, है ना, वास्तविक एंथैल्पी ड्रॉप अपॉन आदर्श एंथैल्पी ड्रॉप। तो यहाँ पे हम H1 माइनस H3 का मान ज्ञात कर सकते हैं।
अब इस एक्चुअल एंथैल्पी ड्रॉप की सहायता से आप एक्चुअल C3 का मान ज्ञात करेंगे फॉर्मूले की सहायता से, तो वो आएगा 958.3 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पॉइंट पे स्टीम वेट है, तो उसके लिए हम V3 का मान x3 Vg3 से ज्ञात करेंगे और इस V3 की वैल्यू हम निर्गम क्षेत्रफल पे रखेंगे, ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले में रखेंगे A3 बराबर mv3/c3। तो इस प्रकार से हमने A2 और A3 का मान हम ज्ञात करेंगे यदि हमें नोज़ल की दक्षता मतलब कि घर्षण को हमने कंसिडर करा है।